व्हाट्सअप एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है विशाल गुप्ता और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल अकाउंट ट्यूबर में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन पढ़ाऊंगा। और जिन बच्चों को इकोनॉमिक्स बहुत मुश्किल लगती है और जिनको लगता है कि इकोनॉमिक्स बहुत टफ है, मैं उनसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि इकोनॉमिक्स से ईजी सब्जेक्ट मेरे को तो नहीं लगता कि कोई होगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपकी डे टू डे लाइफ में भी जिसके कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट होते हैं। आप जब शॉप में जाते हैं तो वहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई के जो कॉन्सेप्ट हैं वो अप्लाई होते हैं। तो इकोनॉमिक्स बहुत इजी है, बस समझने वाली बात है। तो अब मैं आपको ईजिएस्ट वे में समझाने की कोशिश करूँगा इकोनॉमिक्स को। और चलिए शुरू करते हैं आज का पहला चैप्टर, इंट्रोडक्शन। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें कुछ बेसिक टर्म्स समझनी पड़ेगी इस चैप्टर के अंदर। तो यहाँ पे जो सबसे पहली बेसिक टर्म है वो है इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं और बेसिकली इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या है। तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स एक ऐसी सोशल साइंस है दोस्तों जो कि स्टडी करती है कि एक सोसाइटी अपने लिमिटेड रिसोर्सेज, जिसके बहुत सारे अल्टरनेट यूजेस हैं, उनको कैसे यूटिलाइज वे में इस्तेमाल करेगी कि वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर पाए और उन गुड्स एंड सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट कर पाए डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी में। अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो इट इज़ द स्टडी ऑफ वेल्थ। पैसे को समझने और पढ़ने की जो सब्जेक्ट है उसको हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। और जो ये डेफिनेशन है, इट इज़ द स्टडी ऑफ वेल्थ, ये एडम स्मिथ ने दी थी और जिनको हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से भी जानते हैं। अगर हम और अच्छे से बात करें इकोनॉमिक्स की, तो आप सभी लोग बड़े बड़े इकोनॉमिक्स के नाम जानते होंगे, जिसके एडम स्मिथ हो गए और भी बहुत सारे। पर आप अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो बहुत कम ही लोग बता पाएंगे कि इंडिया में किसने इकोनॉमिक्स की शुरुआत करी। तो मैं आपको एक एडिशनल नॉलेज के बेस पे मैं आपको बता देता हूँ कि इंडिया में चाणक्य, जिनको हम कौटिल्य, विष्णुगुप्त, जो कि मॉडर्न एम्पायर के समय में थे, जिन्होंने अर्थशास्त्र सब्जेक्ट भी लिख रखा है, उन्होंने ऐसा माना जाता है कि वो फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स हैं। उन्होंने अपनी सब्जेक्ट अर्थशास्त्र में भी इकोनॉमिक्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स का जिक्र करा है। तो ये बस एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। तो यहाँ पे जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है वो है इकॉनमी। बहुत सारे बच्चों में कन्फ्यूज़न होती है कि इकोनॉमिक्स और इकॉनमी में सिमिलैरिटी है, ये एक ही है, पर इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है दोस्तों, एक फील्ड है जो कि स्टडी करती है कि सोसाइटी कैसे अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके गुड्स एंड सर्विसेज बनाएगी। वहीं इकोनॉमी एक सिस्टम है, एक स्ट्रक्चर है कंट्री का, जो कि अपने लोगों को रोजगार और रोजी रोटी प्रोवाइड करता है। इकोनॉमी एक बेसिकली स्ट्रक्चर है। हम कहते हैं इंडियन इकोनॉमी, हर कंट्री का अपना एक सिस्टम होता है जिसके अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती है। इसलिए हम कहते हैं इंडियन इकोनॉमी, अमेरिकन इकोनॉमी, हर कंट्री की खुद की एक इकोनॉमिक सिस्टम होता है जिसको हम इकोनॉमी कहते हैं। तो यहाँ पे जो अगली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है वाइटल प्रोसेस ऑफ एन इकोनॉमी। ये आपके सिलेबस में ज़्यादा ब्रीफ में नहीं दे रखा, पर इसको भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि ये बेसिक्स है इकोनॉमिक्स का। तो यहाँ पे वाइटल प्रोसेस ऑफ इकोनॉमी में 3 मेजर एक्टिविटीज़ होती हैं, आपका प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन। इन 3 एक्टिविटीज़ के बिना हम किसी भी चीज़ को इकोनॉमी नहीं कह सकते और इसके बिना इकोनॉमी रन भी नहीं कर सकती हमारी। तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो प्रोडक्शन का मतलब कि मान लो मेरी एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, तो और मैं गुड्स एंड सर्विसेज बनाता हूँ। मान लो मैं शूज़ बनाता हूँ, अब मैं उनको मार्केट में जाके बेचूंगा। मार्केट में कंज्यूमर्स को कंज्यूम करेंगे, जैसे कि हम लोग कंज्यूम करते हैं, हम शूज़ खरीदने जाते हैं तो हमने उसको कंज्यूम करा, और जब हम उसके लिए पे करते हैं, हमारा तो एक्सपेंडिचर हुआ कि हमने उसके लिए पे करा और हमने शूज़ खरीदे, और वही हमारा एक्सपेंडिचर उस फर्म के लिए इनकम होगा और उस इनकम की मदद से वो दोबारा ये प्रोसेस कंटिन्यू करेगा, दोबारा शूज़ बनाएगा और ये प्रोसेस पूरा कंटिन्यू रहेगा। और इसी प्रोसेस के कंटिन्यू होने पे एक इकॉनमी रन करती है, वेल फंक्शन करती है। आइए इसको एक एग्जांपल के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल मान के चलो पप्पू नाम की एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, ये हमारी शूज़ बनाती है। क्या बनाती है? शूज़, है ना। शूज़ ये कौन खरीदेगा? कंज्यूमर खरीदेगा, ऑब्वियसली हम लोग। तो जब कंज्यूमर इसके लिए पे करेगा तो कंज्यूमर का तो ये हुआ एक्सपेंडिचर, जब इसको ये पे करेगा, एक्सपेंडिचर, है ना। और जो ये एक्सपेंडिचर इसने खर्च करा शूज़ खरीदने पे, ये पप्पू के लिए क्या है? ये पप्पू के लिए है उसकी इनकम, कमाई। अब इसी कमाई को ये दोबारा इन्वेस्ट कर देगा शूज़ बनाने में। क्या बनाने में? शूज़ बनाने में इसको दोबारा इन्वेस्ट कर देगा और इससे दोबारा शूज़ बनेंगे, फिर दोबारा सी इसको कंज्यूम करेगा, फिर ये सी की इनकम दोबारा पप्पू के पास जाएगी। ऐसे ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा और इस प्रोसेस जो ये कंटिन्यू है, इसी को हम वाइटल प्रोसेस ऑफ एन इकोनॉमी कहते हैं। और मैं जानता हूँ मेरी जो राइटिंग है ये थोड़ी ख़राब सी है, इसको इग्नोर ही करना आप लोग।
अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म पे, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है क्योंकि इसी के अराउंड हमारी जो भी पूरी इकोनॉमिक्स है ये रिवॉल्व करती है। हमने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि लिमिटेड रिसोर्सेज विच हैव अल्टरनेटेड यूजेस, उसको इकॉनमी स्टडी करना बताते हैं कि एक सोसाइटी अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से कैसे गुड्स एंड सर्विसेज बनाएगी। तो यहाँ पे स्केयरसिटी किसे कहते हैं? स्केयरसिटी अगर हम समझें, स्केयरसिटी का जो बेसिक मीनिंग है वो होता है किसी की चीज़ की कमी, पर अगर हम इकोनॉमिक सेंस में समझे तो यहाँ पे कमी किस चीज़ का है? ऑब्वियसली हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है। और अगर मैं स्केयरसिटी को एक सिंपल फॉर्म में एक्सप्लेन करूँ तो स्केयरसिटी रेफर्स टू द लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड फॉर अ कमोडिटी। एक कमोडिटी की सप्लाई उसके डिमांड के कंपैरिजन से कम है तो वहाँ पे स्केयरसिटी जन्म लेती है। कि फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं एप्पल है, एप्पल सबको पसंद होते हैं, आपको भी पसंद होंगे, आप भी खाते होगे। और एक वो भी है, एक कहावत भी है, एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। तो एप्पल हमारे पास जो मैन्युफैक्चर हुए हैं एप्पल, वो सिर्फ हमारे पास 60 एप्पल्स हैं। ओके, अब इसकी ये 60 जो है इसकी एक तरीके का सप्लाई है। अब इसको डिमांड करने वाले कितने लोग हैं? 100 लोग इसकी डिमांड कर रहे हैं कि हमें भी एप्पल चाहिए, हमें भी एप्पल चाहिए, क्योंकि हमें अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है ना। वैसे ही कोरोना काल चल रहा है, डॉक्टर कह रहे हैं एप्पल खाओ। एप्पल तो वैसे बहुत पुरानी कहावत है इसकी, एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। तो 100 लोग इसकी डिमांड कर रहे हैं, तो ये 100 को तो मिल नहीं सकता, ये सिर्फ 60 लोगों को मिल सकता है ना। बाकी 40 लोगों को ये नहीं मिल पाएगा। तो ये यानी कि यहाँ पे 40 लोगों को नहीं मिल पाएगा, और इसकी वजह से यहाँ पे एप्पल की स्केयरसिटी यानी कि कमी पैदा हो गई कि यहाँ पे 40 लोगों को नहीं मिल पाया, जबकि डिमांड इसकी ज़्यादा है और इसकी सप्लाई कम है। इसी चीज़ को हम स्केयरसिटी कहते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि स्केयरसिटी से ही रिलेटेड है, और वो है हमारा इकोनॉमिक प्रॉब्लम। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम और कॉजेज़ फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम, क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है। मान लो ये टीचर्स का फेवरेट क्वेश्चन है कि वो हमेशा ये एग्जाम्स में डालते हैं। 90% आपके एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं, और इसको 4 नंबर या 3 नंबर में ये पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी आपकी स्केयरसिटी ऑफ रिसोर्सेज से ही रिलेटेड है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम बेसिकली प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, और इसके अंदर हम कोशिश करते हैं कि हम सेटिस्फाई कर सकें अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स को आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। यहाँ पे भी वही स्केयरसिटी ऑफ रिसोर्सेज का फंडा अप्लाई होता है, और स्केयरसिटी ऑफ रिसोर्सेज ही आधी से ज़्यादा इकोनॉमिक प्रॉब्लम की जड़ है, और इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी स्केयरसिटी ऑफ रिसोर्सेज से ही जन्म लेती है। अब यहाँ पे कुछ इसके कॉजेज़ हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम के, जो कि हैं पहला अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, है ना, स्केयरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, और तीसरा है अल्टरनेट यूजेस। अब आइए इन तीनों कॉजेज़ को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स का क्या मतलब होता है? अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स का मतलब हो गया कि ह्यूमन की डिज़ायर कभी ख़त्म नहीं होती, उसकी वांट्स बढ़ती रहती है। एज सून एज वन वांट इज सेटिस्फाई अनदर न्यू वांट्स इज एमर्जेस। और ये ह्यूमन की टेंडेंसी है कि अगर मान लो मेरे पास आज स्प्लेंडर बाइक है, तो मेरे अंदर हमेशा डिज़ायर रहेगी कि यार मेरे पास बुलेट होनी चाहिए, और मैं बुलेट के लिए डिज़ायर करूँगा, और उसके लिए वांट पैदा होगी मेरे अंदर। और जब बुलेट मिल जाएगी तो मैं फिर डिज़ायर आएगा मेरे मन में कि कार आ जाए, मेरे पास स्विफ्ट कार आ जाए। जब कार आ जाए तो कार भी बहुत तरीके की, स्विफ्ट आई है तो आज स्विफ्ट है मेरे पास, तो कल स्कॉर्पियो है तो कल मर्सिडीज़ हो। ऐसे हमारी वांट्स बढ़ती ही रहती हैं। ह्यूमन की वांट लिमिटेड नहीं है, इसके डिज़ायर्स लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स है। और अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करना बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि हर इकॉनमी लिमिटेड रिसोर्सेज और स्केयरसिटी ऑफ रिसोर्सेज को फेस करती है। अब इसी से रिलेटेड यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट है वो है स्केयरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, जो हमने पहले भी पढ़ा था। तो स्केयरसिटी ऑफ रिसोर्सेज का मतलब होता है कि लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज एज कम्पेयर टू देयर डिमांड, कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं इकॉनमी के अंदर वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड हैं। तो यहाँ से एक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस पैदा होती है कि मान लो मेरे पास एक लिमिटेड रिसोर्स है। अब यहाँ पे रिसोर्स का भी मैं आपको एक मीनिंग समझाना चाहता हूँ। रिसोर्स हमारा कुछ भी हो सकता है जो कि ह्यूमन एफर्ट को कम करे। रिसोर्स आपका एक पेन भी जिससे आप लिख सकते हैं, रिसोर्स आपका फ़ैन भी है, रिसोर्स आपका यूट्यूब भी है, रिसोर्स आपकी हर वो चीज़ है जो आपका ह्यूमन एफर्ट कम करे। अब यहाँ पे लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज है, स्केयरसिटी ऑफ रिसोर्सेज है। हर इकॉनमी हर कंट्री के पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, और यहाँ पे वही चीज़ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को पैदा करती है कि मैं लिमिटेड रिसोर्सेज से कौन सी चीज़ बनाऊँ। मान लो एक कंट्री है जिसकी कंट्री ए है, अब उसके पास चॉइस है कि मैं कैपिटल गुड्स भी बना सकता हूँ और कंज्यूमर गुड्स भी। कैपिटल गुड्स में आपकी हैवी मशीनरी हो गई, है ना, कंज्यूमर गुड्स में आपकी हो गए ब्रेड
और जो भी कंज्यूमर प्रोडक्ट होते हैं, ब्रेड, कॉफ़ी, टी, ये सारे, तो लिमिटेड रिसोर्सेज प्रॉब्लम और चॉइस को जन्म देता है कि अब मान लो अब एक कंट्री आपका कैपिटल गुड्स ज़्यादा बनाएगी या आपका कंज्यूमर गुड्स, तो यहाँ पे स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज इस चीज़ को भी जन्म देता है और यही चीज़ आगे चल के इकोनॉमिक प्रॉब्लम बनती है। यहाँ पे जो तीसरा पॉइंट है वो है अल्टरनेट यूजेस। अब रिसोर्सेज स्केयर के साथ साथ उनके अल्टरनेट यूजेस भी हैं। अब लिमिटेशन तो है ही, लिमिटेड रिसोर्सेज तो हैं हर कंट्री के पास, पर उन लिमिटेड रिसोर्सेज के भी बहुत सारे यूजेस हैं। मान लो इंडिया के पास पेट्रोल एक रिसोर्स है हमारा, पेट्रोल बहुत ही लिमिटेड है इंडिया के अंदर, हम अधिकतर उसको इंपोर्ट करते हैं बाहर से, सऊदी अरेबिया, इन सारी कंट्रीज से। तो अब पेट्रोल के भी बहुत सारे यूजेस हैं। पेट्रोल व्हीकल में भी, गाड़ी वगैरह में भी चलाने के लिए यूज़ आ सकती है। आपकी गाड़ी है ना, आपके पास बड़ी गाड़ी है तो कम एवरेज देगी वो, वहाँ पे ज़्यादा पेट्रोल लगेगी, और वही पेट्रोल आपके जनरेटर और बाकी चीज़ों में भी यूज़ होती है, इसकी जनरेटर, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह बनाने में भी। तो उस चीज़ में हमें ये देखना पड़ता है कि हम उस लिमिटेड रिसोर्स को कहाँ पे इस्तेमाल करें, ताकि जो मेन और अर्जेंट वांट्स हैं, अर्जेंट चीज़ें, उनको हम पहले सेटिस्फाई करें, फिर बाद में बाकी चीज़ों को सेटिस्फाई करने की कोशिश करें। तो ये आपका टॉपिक ये वाला ख़त्म हुआ, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, और इसको आप ज़रूर नोट कर लीजिए क्योंकि जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम वाला टॉपिक है ये अधिकतर पूछा जाता है एग्जाम में, और ये फेवरेट क्वेश्चन है, और इस चैप्टर में से 3 या 4 नंबर में से हमेशा पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड व्हाट आर देयर कॉजेस। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा वो है डिस्टिंक्शन बिटवीन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की। पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में फ़र्क क्या है और बेसिकली इनके मीनिंग क्या होते हैं, तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जो हमारा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होता है वो होता है व्हाट इज़ और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम आर एक्चुअली सॉल्व, यानी कि हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या क्या है एक्चुअली में और उनको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं ओरिजिनली। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हमारा वो स्टडी होती है जो कि कहती है व्हाट ऑट टू बी और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व, कि हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है फ्यूचर में चल के और उनको हमें कैसे सॉल्व करना चाहिए। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हमारा वेरीफाइड हो सकता है ओरिजिनल डाटा से, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक हमारा नहीं हो सकता ओरिजिनल डाटा से वेरीफाइड। पॉजिटिव इकोनॉमिक हमारा रियल फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड होता है, जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक हमारे सजेस्टिव होता है, ये रियल डाटा पे बेस्ड नहीं होता। पॉजिटिव इकोनॉमिक हम कह सकते हैं कि हमारे रियलिटी के ऊपर बेस्ड होता है कि देश के अंदर फिलहाल में क्या क्या चल रहा है, और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हमारा अधिकतर फ्यूचरिस्टिक होता है कि क्या क्या करना चाहिए और क्या हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का प्राइजेज एंड इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम लेवल इन एन इकॉनमी, कि हमारे देश के अंदर प्राइस और इनकम इनइक्वालिटी है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का एग्जाम्पल होगा गवर्नमेंट शुड जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, की गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को जनरेट करना चाहिए। अब इकोनॉमिक्स को भी हमने 2 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है, मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स वो ब्रांच है इकोनॉमिक थ्योरी की जो कि इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ एन इकॉनमी को स्टडी करती है, जैसे कि आपका इंडिविजुअल इनकम हो गया, हाउस होल्ड इनकम हो गया, है ना, इन सारी चीज़ों को माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स वो ब्रांच है इकोनॉमिक थ्योरी की जो कि आपके एग्रीगेट्स को स्टडी करते हैं इकोनॉमी की, जैसे कि आपका नेशनल इनकम हो गया, नेशनल आउटपुट हो गया। तो आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन भी बन सकता है कि आर माइक्रो इकोनॉमिक और मैक्रो इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंट, कि मतलब कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स आपस में डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं येस, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटरलिंक्ड। फॉर एग्जांपल माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स पर डिपेंडेंट है, वो ऐसे, फॉर एग्जांपल जो हमारी माइक्रो यूनिट होती है जिसकी आपका प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, ये एक माइक्रो इकोनॉमिक का पार्ट है, पर प्राइस ऑफ इकोनॉमी हमारा जनरल प्राइस लेवल जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है उससे ड्राइव्ड होता है। और वैसे ही माइक्रो इकोनॉमिक्स पे डिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल जो भी हमारी नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। तो नेशनल इनकम तभी निकल सकती है जब हम सारे जितने भी इंडिविजुअल इनकम है हमारी कंट्री को उनको सम अप करें और फिर उसका एक एग्रीगेट निकलेगा और उसी को हम नेशनल इनकम बोलेंगे। तो ऐसे ही एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है और इस पे ये क्वेश्चन बन सकता है और ये 3 नंबर में आ सकता है ये आपको क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर। ये मैंने एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी आपको, ये आपको बहुत ही मुश्किल से कोई समझाएगा। अब यहाँ पे डिस्टिंक्शन देख लेते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का। तो मैंने जैसे कि बताया था माइक्रो इकोनॉमिक्स वो ब्रांच है इकोनॉमिक थ्योरी की जो कि इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ एन इकॉनमी को स्टडी करती है, जिसकी आपका इंडिविजुअल इनकम इंडिविजुअल आउटपुट है ना। मैक्रो इकोनॉमिक्स वो ब्रांच है इकोनॉमिक थ्योरी की जो कि एग्रीगेट्स को स्टडी करती है, जिसकी नेशनल इनकम, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा।
माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो टूल्स होते हैं वो होते हैं डिमांड एंड सप्लाई। मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो टूल्स होते हैं वो एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम जितने भी मैक्रो वेरिएबल्स होते हैं उनको कांस्टेंट एज्यूम करते हैं, जैसे कि नेशनल इनकम, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, इन सबको हम कांस्टेंट एज्यूम करते हैं। और जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, जो जितने भी माइक्रो वेरिएंट्स होते हैं जैसे कि इंडिविजुअल इनकम और प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, इन सबको हम कांस्टेंट एज्यूम करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम प्राइस थ्योरी भी कहते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम इनकम थ्योरी भी कहते हैं। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो एग्जांपल्स हैं वो है आपका प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल आउटपुट, डिमांड एंड सप्लाई। मैक्रो इकोनॉमिक्स के एग्जांपल हो गए आपके एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, सेविंग, इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आज मैंने इस चैप्टर का 60% पार्ट कंप्लीट कर दिया है और जो इसका बचा 40% पार्ट है जिसमें आपका सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी और पीपीसी रहता है, वो इस वीडियो के अगले पार्ट में कंप्लीट करेंगे। और जो इसका पीपीटी है इस पूरे लेक्चर की, वो भी मैं आपको अगले पार्ट में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पे मैं इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज़ का कंटेंट डालता रहूँगा क्लास 11th और 12th का। तो अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो ज़रूर याद से कर लीजिए और बेल आइकन भी हिट कर देना, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपने घर में सुरक्षित रहिए। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन।